कलन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश की आज़ादी के 75 साल बाद बनारस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया है उनका, और हम मुसलमान देश आज़ाद हुआ आज 75 साल हो गया, सिर्फ हम बिरयानी के तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे, वो शोषित और वंचित समाज की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं, और हम कहीं एक पर्टिकुलर एक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे साथ सारा समाज हमारे साथ, गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ बहुत सारे पार्टी में गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस मंच के तहत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के कुछ खास चुनिंदा लोगों से मुलाकात कराते हैं। चूँकि अब 2022 का चुनाव नज़दीक है और प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में वाराणसी से संभावित प्रत्याशियों की भी तलाश जारी है और जिस कड़ी में जाहिद जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और चर्चा करते हैं शहर दक्षिणी से। जी जाहिद जी, आपका स्वागत है आईपा में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम साथियों। मेरा नाम जाहिद हाशमी है, मैं बनारस से हूँ, पूर्व कोषाध्यक्ष ज़िले का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जाहिद जी, अगर बात की जाए 2022 का चुनाव जो नज़दीक है, क्योंकि 2022 पे अगर चर्चा ना हो तो जैसे कुछ अधूरा सा लगता है, वो भी उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंटरव्यू हो इस समय तो थोड़ा सा कुछ अलग ही लगेगा। तो इस तहत अगर हम बात करेंगे आपसे, मुसलमान कल, आज और कल में आप क्या फ़र्क देखते हैं? चूँकि आप युवा हैं और पूर्व की सरकारों में अगर बात की जाए, बहुत दिन से कांग्रेस बाहर है सत्ता से, उसके बाद समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी चलती चली आ रही है, तो क्या अंतर देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं, क्या भूत था और क्या वर्तमान है? शलन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश की आज़ादी के 75 साल बाद बनारस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया है उनका, और हम मुसलमान देश आज़ाद हुआ आज 75 साल हो गया, सिर्फ हम बिरयानी के तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। अभी देखिए 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, और क्या उस मैनिफेस्टो में एक भी इम्प्लीमेंट हुआ? ज़मीन पर कोई भी एक काम हुआ? आपने कहा कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे, हमें नहीं मिला रिजर्वेशन है। मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल देंगे, उर्दू में भर्ती होगी हमारे बच्चों की, कहाँ होगी? कुछ नहीं हुआ। आज आप जाकर देखिए दक्षिण विधानसभा और उत्तरी विधानसभा जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर क्या हालत है। जरी सी बारिश होती है, इतने इतने पानी होते हैं और तमाम बीमारियाँ होती हैं। यहाँ कोई ढंग का हॉस्पिटल है जाने के लिए? पास का है हमारा कबिचौर हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप देखिए तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर हमारे मुद्दे पर कोई बोलने वाला, सिर्फ हम 75 सालों में बिरयानी के तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहे। हम वोट देते रहे हैं। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात को रखा है, लीडरशिप बनाने की बात रखी है, इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो एकदम बेचैन हो चुके हैं कि हमारा वोट बट रहा है। देखिए, वोट बट रहा है, और इसमें अगर बात की जाए तो आज की डेट में किसी तरीके से एन किरण प्राकरण जो है, अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा प्रमुख, आपके साथ गठबंधन कर रहे थे MIM AIM के साथ जो है। तो अगर इसके साथ साथ अगर बात किया तो वो भी आपका दामन छोड़ के चले गए। ऐसा क्या लगता है, मतलब कि जो आपसे हाथ कोई मिलाना चाह रहे हैं, आप चूँकि युवा हैं और बड़ी स्तर की बातें हैं तो हट जा रहे हैं? उसके बाद सीटों की भी बात कर रहे हैं कि 10 सीट ले लीजिए, 12 सीट ले लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत छोटा नेता हूं और पार्टी का बहुत छोटा सा खादिम हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी की बात हम करें, ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। राजभर समाज को 2% वोट लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर लेंगे वो हैं? अब हमें वो 10 सीटें देंगे। हम 75 जिलों में काम करें, जब उनके पास एक भी पार्षद नहीं हुआ करता था जिला चेयरमैन, तब हमारे पास पार्षद थे। जब हम 75 जिलों में काम कर रहे हैं, हमारे पास 29 सभासद थे और 3 चेयरमैन थे। पतंग की कमान जो है, हम वाराणसी की बात करेंगे क्योंकि वाराणसी की गलियों गलियों से आप वाकिफ़ हैं, यहाँ पे बचपन कटा है आपका। तो पतंग की कमान किसके हाथ में रहेगी? अब कोई क्या स्थिति नज़र आ रही है? आम आदमी पार्टी भी उतर रही है यहाँ पे, वो कितना आपकी पतंग को काटेंगे? ओम प्रकाश कितना काटेंगे? या समाजवादी जो है अल्पसंख्यक पे काफ़ी दावे करती है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र भाई,
आप पत्रकार हैं, आप पूरे 8 विधानसभा में घूम रहे हैं और स्पेशली दक्षिणी विधानसभा के अंदर हमारा वोट जो है जो देखा जाए तो 1,30,000 वोट आता है, और जिसमें से ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ लड़ती हैं, कांग्रेस सपा बसपा सब लड़ती है। अब इनको बेचैनी इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनारस में ये हम लड़ेगी, ये फैसला हमारे सदर करेंगे, शौकत साहब हैं लड़ेगी। इनको बेचैनी इस बात की है कि लड़ रहे हैं और हमें फ्री में जो वोट मिलता था वो वोट हमें नहीं मिलेगा, और हमारा संगठन यहाँ पर काम कर रहा है और ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, और हम लोग लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, चाहे किसी का भी मसला हो, चाहे कोई भी मसले मसाइल हो, वहाँ हम खड़े रहते हैं। तो जैसे साथ में खड़े हैं आप, अब समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस से जो है किसी मुस्लिम चेहरे को ले आके प्रस्तुत कर दिया जाएगा, सामने कर दिया जाएगा, लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतार देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कैसे अपने तरफ आप लोगों को आकर्षित करेंगे? और दूसरी बात, केवल एक वर्ग विशेष या किसी एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है, तो किस प्रकार से आप अपने साथ वोट का ध्रुवीकरण करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे, वो शोषित और वंचित समाज की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं, और हम कहीं एक पर्टिकुलर एक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे साथ सारा समाज हमारे साथ, गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ बहुत सारे पार्टी में गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जो अदर पार्टियाँ जो दूसरी पार्टियाँ कह रही हैं कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, हम दलित की भी बात करते हैं, हम गैर मुस्लिम हर तबके की बात कर रहे हैं, हम शोषित वंचित की बात कर रहे हैं। कहाँ आप बात कर रहे हैं आप? वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जी, भगवा में था, 8 का 8 विधानसभा जो है यहाँ पे एनडीए से जुड़ी जो भी पार्टियाँ थी, 2 सीट छोड़ दी जाए तो मतलब पूरा बीजेपी में था यहाँ पे। तो ऐसे में कितना परिवर्तन देख रहे हैं और अपने आप को कहाँ पे पाएंगे चुनाव में? देखिए, परिवर्तन तो सबसे बड़ी बात है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ के सांसद भी हैं, और क्या काम हुआ है आप खुद देख रहे हैं। बनारस के अंदर सिर्फ जो काम हुआ है वो हाईवे पर, और बनारस के अंदर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। आप जाकर देखिए गलियों का हाल, सड़कों का हाल देखिए। आप थोड़ा सा, आप पत्रकार भाई हैं, आप सड़कों पर निकलिए, देखिए सड़कों का हाल। हमारे घर के बाहर निकल जाइएगा, आप देखिएगा क्या सड़कों का हाल है। इतना बुरा है कि बारिश हो जाती है तो लोग को 5 मिनट की बारिश में घुटने तक का पानी होता है। आप मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद हैं, आप ये देखिए कि कितना बुरा हाल है। जरी सी बारिश में पूरे बनारस में घुटने और कमर तक पानी होता है। यही विकास हुआ है। भावनात्मक मुद्दे होने लगते हैं चुनाव आते ही, जाहिर सी बात है कि धार्मिक मुद्दे भी उभारे जाते हैं उसमें जी, तमाम वादे होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे उठेंगे, स्थानीय समस्याएं मुद्दे हैं। तो आपके हिसाब से किन किन मुद्दों के साथ वोट करना चाहिए एक युवा को? देखिए, मेरी अपील है तमाम नए जनरेशन के लोगों से कि हमें ये धर्म जाति से हटकर हमें शिक्षा रोजगार पर बात करनी चाहिए। आज हमारे समाज और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती हमको है। और बताइए कि सचर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये हम नहीं बोल रहे, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट है, कुन्नू कमेटी रिपोर्ट है, महमूद रहमान रिपोर्ट है। इसमें ये इस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि मुसलमान जो है दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, और हमें एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मुसलमानों को स्पेशल पैकेज दिया जाए। कम से कम वो अपनी शिक्षा, आप ये देखिए कि बच्चे 4 से 5 क्लास में जाते थे वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हमें कहाँ शिक्षा मिल रही है? जो आप भी देखिए 1% लोग ग्रेजुएट होते हैं। लोकतंत्र की अगर बात की जाए, लोकतंत्र में स्वतंत्रता जो है मिली हुई है, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र और यहाँ पे स्टेट में देखने पे क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा ना बोलकर, देखिए बीजेपी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उनको ये नहीं पता है कि एक शेर है, राहत इंदौरी साहब का कहना चाहूँगा कि किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं। और इस तरीके से वो लोग
संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। आप ये देखिए, आपने अभी देखा होगा घाटों पे किस तरीके का पोस्टर लगाया जा रहा है कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आ सकते। अब ये बताइए, ये बनारस जो है गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता है, वहाँ पर इस तरीके का पोस्टर लग रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी अब तक कोई एक मुसलमान होता, किसी मुसलमान ने कहीं ऐसा पोस्टर लगाया होता, आप यकीन करिएगा उधर लगाते धीरे ने 2 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2 दिन हो गया पोस्टर लगे हुए। वाराणसी में बुनकर जो है, बुनकर किसके साथ रहेगा, किस प्रकार से बुनकर को आप अपने साथ लाएंगे? चूँकि समाजवादी पार्टी भी कहती है कि बुनकरों के हित के लिए हमने काम किए, कांग्रेस भी दावे करेगी, तो बुनकर बेहतर कहाँ समझता है अपने आप को, और क्या कहेंगे इस पे आप? बुनकरों की बात है कि बुनकर जो बिरादरी हमारी है, हमारे भाई हैं, उनका हाल देख लीजिए आप कि इतने बुरे हाल हैं कि हमने देखी जो बातें हैं। भाई मैं दक्षिणी में भी उत्तरी में भी लगातार मैं संगठन को लेकर काम करता रहा हूँ। ये देखिए कि बुनकर भाई मेरे बहुत परेशान हैं। आप बिजली का हो गया, ये सब तमाम तरीके के जो अभी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम उनके प्रोटेस्ट में भी साथ थे। हमारे सदर ने भी कई दफ़ा आवाज़ें उठाई सदन के अंदर, ओवैसी साहब ने। बुनकर वाकई हकीकत में हमारे बुनकर भाई परेशान है, मगर उनका कोई हल लेने वाला नहीं है। इलेक्शन है, दावे बहुत हैं। दावे में जैसे होता है कि अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी तरफ रुख कर रहा है, तो कैसे रुकेंगे इस समीकरण को? देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है कि आपने आज़म खान साहब की बात करी। आज़म खान साहब वाकई समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडरों में से हैं, मगर आज आज़म खान साहब कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई मेरे भाई हैं। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज़ उठाई है, हम लोगों ने कई जगह प्रोटेस्ट किया। आज आज़म खान साहब जेल के अंदर है। किस मामले के अंदर जेल के अंदर? छोटे छोटे मामले में, किताब चोरी, मुर्गी चोरी है और भैंस चोरी में, ये सब केसों में अंदर डाला गया है उनको। और अब ये देखिए, आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले मुलायम सिंह हैं, वो बाहर हैं। आज उन्होंने गरीब जो यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर यूनिवर्सिटी है, वो किसके लिए बनाई? किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए बनाई? वो हर तबके के लिए उन्होंने बनाया कि हमारे रामपुर के लोग आकर उसमें शिक्षा ले सके, आसपास के शहर के लोग। आज वो जेल के अंदर आवाज़ उठाने वाला अखिलेश यादव जी इतनी सभा कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर, एक बार भी उन्होंने आज़म खां का नाम लिया? कहीं उनको बात करी? कहीं उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया? आज अखिलेश यादव जी को रोक लिया गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। अगर इसके साथ साथ एक अंतिम प्रश्न में आपके साथ लेंगे, ओवैसी जी ने जो है कहा था कि अल्पसंख्यक जो है बैंडबाजी वाली स्थिति में रहते हैं। ये हम सवाल इसलिए कर रहे हैं और कई जगह हम किए भी कि प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से मिलती हैं लोगों की अलग अलग जो है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बैंडबाजी वाली स्थिति जो है कितना सहमत हैं? देखिए, बैंडबाजी वाली स्थिति से तो मैं अभी इनका ये जो भाषण है हमने कहीं सुना नहीं है बैंड बाजा वाला, मगर मसला ये कहने का है ओवैसी साहब का है ये कि मुसलमानों अपनी लीडरशिप को पैदा करो। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 18% है, 18% हम उत्तर प्रदेश में हैं, मगर मुसलमानों का हाल आपने देखा क्या है? बनारस के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने वाक़ये होते हैं, कोई भी एक लीडर हो बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए बोलता हो, मुसलमानों के हक़ पर बोलता हो। अगर कहीं कोई यादव मारा जाता है तो अखिलेश यादव जी भी चले जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी चले जाते हैं, और उधर से ट्वीट मायावती जी भी कर देती हैं, मगर मुसलमान के मरने पे नहीं जाते हैं। अफसोस इस बात का है। सरकार किसी की भी हो, जेल को और लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की होती है, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, नुकसान हमेशा मुसलमानों का हुआ है। तो इसलिए हम अपनी लीडरशिप को पैदा करने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती से आगे 2022 का इलेक्शन लड़ेगी। तो आप थे हमारे साथ जाहिद जी, जिन्होंने पूरे सवालों के जवाब भी बाकी से दिए, और साथ ही इन्होंने बताया कि आगामी 2022 के जो चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।